हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग गणित 2023 का पेपर लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसका पेपर कोड आप देख सकते हैं 822 DX। और यह जो क्वेश्चन पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न होते हैं वही रिपीट होते हैं। अगर आप पिछले कम से कम 10 से 12 साल तक के मॉडल पेपर को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं इस चैनल पर आपको 2023 और 2024 के जितने भी सेट हैं सभी सेट को मैं हल कराने वाला हूं। इस चैनल पर 2024 के सभी मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, यानी एक साल में टोटल 7 मॉडल पेपर होते हैं। 7 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, साथ ही साथ 2023 के 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिए गए, यानी टोटल 9 मॉडल पेपर इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न को, यह ध्यान से समझ लीजिए, प्रत्येक प्रश्न को हमने हल सहित समझाया हुआ है। चाहे वह बहुविकल्पी हो या अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ठीक है, विस्तृत उत्तरी, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, प्रत्येक प्रश्न को हम लोग हल सहित और बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। और पीछे की अगर कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, किसी भी चैप्टर की वीडियो, पूरा मैथ इस चैनल पर कंप्लीट हो गया, किसी भी चैप्टर की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से पीछे की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। समय आपका बोर्ड एग्जाम के लिए समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। जो पेपर होता है आपका 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिलता है। निर्देश हम लोग सेट 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपका पेपर 2 खंडों में होता है। खंड अ जिसमें सभी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और उसके बाद होता है खंड ब जिसमें सभी वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों को आपको हल करना होता है, ठीक है ना, वह सभी वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। आइए एक एक प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 17/2 का स्क्वायर गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। अब यहाँ पे बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा किस स्थान के बाद समाप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे इसके शांत और अशांत के नियम बहुत हैं। यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है, देखिए अंश में आपका 17 है और हर में क्या है आपका, हर में आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 20, यानी सिंपल आपको 17 में 20 से भाग दे लेना है। क्या करना है, 17 में 20 से भाग देंगे तो देखिए 17 छोटा है तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा, 20 वाटे 160 हो जाएगा। 170 में से जब जो दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, तो 170 में से 160 जाएगा, क्या बचेगा 10, 0 बढ़ाए 100, 20 बचे 100। यानी आप देख रहे हैं कि दशमलव के 2 स्थान बाद यह क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है, यानी समाप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रत्येक प्रश्न को, चूंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और कम समय में समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 2 है, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है -3, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे जो आपका निर्देशांक दिया हुआ है, यहाँ पे पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है। जब भी प्रश्न में बोले कि y अक्ष से दूरी, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, जब भी y अक्ष से दूरी पूछेगा तो इसमें जो x का मान होगा वही आंसर होगा, सिंपल, ठीक है। अगर आपसे कह देगा कि x अक्ष से दूरी तो इसमें जो y का मान होगा वह आंसर हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कैसे, फिर से सुन लीजिए। जब भी प्रश्न में कहे कि y अक्ष से दूरी होगी तो यहाँ पे यह जो मान दिया गया है, पहला मान x का होता है, यानी x का मान यहाँ पे -3 है और y का मान यहाँ पे 5 है। तो जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तब x का मान होता है, यानी -3 यहाँ पे, और अगर यही प्रश्न में x अक्ष से पूछता तब y का मान हो जाता, ठीक है। आइए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आपको आई होप कि ऑप्शन पता चल गया होगा, -3, यानी आप पहले यह आंसर में देख रहे हैं कि -3 आया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे देखिए घातों का योगफल पूछा हुआ है। सबसे पहले 144 को लिखेंगे, क्या इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा यह समझ लेते हैं। देखिए 144 क्या होता है आपका, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 के 24, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 के 24,
24 दूनी 48 और 48 में आपका 3 का गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 48 तिहाई 144, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे घातों का योगफल पूछा हुआ है, तो यहाँ पे घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, कितने 2 हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 2 हैं, यानी 2 पे पावर 4। फिर यहाँ पे देखिए 3 2 बार है तो 3 पे पावर 2। घातों का योगफल यानी 4 घात यहाँ पे 2 घात यहाँ पे, तो घातों का योगफल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका 6 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में आपका 6 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 दिया गया है एलसीएम 132,288 बराबर 3,168, तो मौसा 132,288 होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 288, सेकंड ऑप्शन है 132, थर्ड ऑप्शन है 48 और फोर्थ ऑप्शन है 12। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे समझिएगा। यहाँ पे आपका सूत्र होता है, देखिए सूत्र होता है आपका पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में, अगर आपसे महत्तम समापवर्त यानी मौसा पूछ रहा है तो बटे में लौसा होगा, और लौसा पूछ रहा है तो बटे में मौसा होगा। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए आपको 2 संख्याएं दी गई है, पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या 288 है, और इसका लौसा 3,168 है, मौसा ज्ञात करना है। तो यही आपका सूत्र हो जाएगा, मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में लौसा। आइए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं और इसको हल करते हैं। तो देखिए पहली संख्या आपका 132 गुणे दूसरी संख्या 288 और बटे में लौसा, लौसा क्या है 3,168, ठीक है ना, 3,168, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है आपका। तो देखिए यहाँ से 4 से इसको कट करेंगे तो 4 तिहाई 12, 13 में से 12 गया 1, फिर 12 4 तिहाई 12 33 आ गया। यहाँ से इसको कट किए 4 से, तो 4 सत्ते 28, ठीक है, 31 में से 28 गया 3 36, 4 9 36, 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यह कौन से नंबर से कटेगा, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यह 11 से कट रहा है कि नहीं। तो 11 सत्ते 77, ठीक है ना, इसको 11 से कट करेंगे तो 11 सत्ते 77, 79 में से 77 गया 2 22, 11 दूनी 22 72 हो गया। यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो 11 तिहाई 33, ठीक है, 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 72 से 4 बार में 288 कट रहा है, यानी देखिए 4 दूनी 8, 4 सत्ते 88, 4 सत्ते 28, यानी 288 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बचा, अब हर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, हर में 1 बचा। 4 और 3 का गुणा कर देंगे तो 12, 12 बटे में 1 भाग देंगे तो 12 ही आएगा, यानी जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 12। अब कौन से ऑप्शन में 12 आया हुआ है यह देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में आपका 12 आया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 9 और फोर्थ ऑप्शन है 12। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसको समझते हैं कि यम का मान क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया गया है। सबसे पहले इस समीकरण की तुलना करते हैं ax² + bx + c बराबर 0 से। तो देखिए यहाँ पे a के स्थान पे इस समीकरण में क्या है 3 है, तो यहाँ से a का मान हो जाएगा 3। b के स्थान पे क्या है -12 है, तो b का मान हो जाएगा -12। c के स्थान पे क्या है m, तो c बराबर m। अब मूल बराबर के लिए सूत्र होता है आपका b² - 4ac बराबर 0, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है ना, यह क्या होता है सूत्र होता है। अब मान रखिए b का मान है -12, तो -12 का जब स्क्वायर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अभी लिखते हैं -4ac, 4 a का मान 3 और c का मान m बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा। अब 144 का पक्षांतर जब उधर करेंगे, देखिए 144 - 4 तिहाई 12m, यह क्या हो जाएगा 12m बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से 144 का जब पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, यानी -12m बराबर -144, यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब m बराबर क्या हो जाएगा 144 बटे में 12, 12 से भाग देंगे तो यह भी 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी यम का मान क्या आ गया 12 आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यम बराबर 12। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका 12 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में आपका 12 आया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो देखिए यहाँ पे भी जैसे अभी उसमें हमने कंपेयर करके ए बी सी का मान निकाला है, तो वैसे यहाँ पे आपको ए और बी के मान की ज़रूरत है, यानी इसकी तुलना आप करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से।
यहाँ से तुलना करेंगे तो देखिए ए का मान है 5, ए का मान क्या है 5 और बी का मान क्या है -3। अब मूलों का योग, मूलों को योग को हम लोग अल्फा बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, योग का मतलब क्या, जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यह सूत्र होता है। अब b का मान पहले से ही माइनस में और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और a का मान है 5, यानी मूलों का जो योग होगा वह होगा 3/5। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आया हुआ है 3/5, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन 1/4, सेकंड ऑप्शन 1/2, थर्ड ऑप्शन 2 और फोर्थ ऑप्शन 4। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर b1/b2, इसी की सहायता से हम लोग बराबर c1/c2। ठीक है, इसमें हम किसी दो को लेकर चलेंगे और वहाँ से लैम्डा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इन दोनों को लेकर चल रहे हैं और लैम्डा का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे जो x का मान होता है यह a1 होता है, यह आपका b1 होता है, और यहाँ पे जो है यह a2 होता है, और जो दूसरा यह मान है यहाँ पे वह b2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मान रखते हैं, a1 का मान x के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होगा, बटे में a2 का मान, यहाँ पे देखिए a2 के स्थान पे x का गुणांक क्या है 2, तो 1/2 बराबर b1 का मान y का गुणांक आपका 2 है, बटे में यहाँ पे y का गुणांक देखिए लैम्डा है, तो यहाँ पे लैम्डा। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो लैम्डा देखिए ऐसे ऐसे गुणा करेंगे तो लैम्डा का 1 में गुणा तो लैम्डा ही रहेगा, 2 का 2 में गुणा तो 4 हो जाएगा, यानी लैम्डा का मान क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है ना, लैम्डा का मान क्या आएगा 4। आप देखिए चाहे तो इन दोनों को एक साथ ले लें या इसको और इसको भी एक साथ लेंगे तब भी वही मान आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लैम्डा का मान आया 4। ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 में आपका 4 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 8। ठीक है, 7 ये वाला था। प्रश्न नंबर 8 है, बिंदुओं a -4,2 तथा b 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/8,4 है। a का मान होगा, फर्स्ट ऑप्शन है -8, सेकंड ऑप्शन है -4, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 4। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दिया हुआ है और दोनों बिंदु दिए हुए हैं। जैसे देखिए यह इस टाइप से दिया हुआ है, यह आपका a है, यह b है, और यहाँ पे आपका मध्य बिंदु है जो कि P है, और इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं a/8,4, और यहाँ पे इन दोनों के निर्देशांक यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, देखिए सूत्र क्या होता है, आपको मध्य बिंदु यानी आपको a का मान याद करना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में बोला हुआ है a का मान। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a का मान देखिए यह जो मान होता है पहला मान x होता है, यह दूसरा मान y होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी होता है यह x1, यह y1, और यह होता है x2 और यह y2। ठीक है, अब आपका सूत्र होता है x बराबर x1 + x2 / 2, यह सूत्र होता है आपका x1 + x2 / 2। x का मान क्या है यहाँ पे, x का मान देखिए यहाँ पे a/8, तो यहाँ पे रख देंगे a/8 बराबर x1 + x2। x1 का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -4 है, और प्लस x2 का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 है, और बटे में 2। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए a/8 बराबर 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 1/2। ठीक है, 1/2। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे ऐसे और ऐसे, तो यह 2a बराबर हो जाएगा 8। जब 2 को इधर भेजेंगे तो यह कट हो जाएगा, 2 चौक के 8, a बराबर हो गया 4। ठीक है, a बराबर 4, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपका 4 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में आपका 4 आया हुआ है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 9 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है यहाँ पे समझते हैं इसको। प्रश्न नंबर 9 है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 तो AP तथा PB का अनुपात होगा। ठीक है, यहाँ पे चित्र आपको दिया गया है, और फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 1:4, दूसरा ऑप्शन है 1:3, तीसरा ऑप्शन है 1:2, और चौथा ऑप्शन है 2:3। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC में। देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करें तो यहाँ से देखिए हम क्या दिखा सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में।
इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप पहले सिद्ध कर दें। तो समरूप सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कोण ए है दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, और यह क्या है, उभयनिष्ठ। यहाँ पे रीजन में आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है, यह क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ। अब यहाँ से देखिए, जब यह दोनों लाइनें यानी पी क्यू और बी सी यह दोनों एक दूसरे के समांतर हैं जैसा कि प्रश्न में बोला हुआ है, तो यहाँ पे जो कोण P होगा यानी कोण ए पी क्यू और कोण ए बी सी यह दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण होंगे। वैसे ही इधर कोण ए क्यू सी कोण ए क्यू पी और कोण ए सी बी यह भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए कोण ए पी क्यू बराबर होगा कोण ए बी सी के, कोण ए बी सी के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोण ए क्यू पी यह बराबर होगा कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी के। तीन कंडीशन हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू यानी त्रिभुज ए पी क्यू यह समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा, ठीक है, ए बी सी के समरूप होगा। अब जब समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसके आगे की लाइन को करते हैं, यहाँ तक नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, जब समरूप दिखा दिए तो एक बार चित्र में फिर से समझ लेते हैं। जब समरूप हमने दिखा दिया तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए पी, ठीक है, ए पी बटे में पी क्यू, ए पी बटे में पी क्यू बराबर होगा ए बी बटे में बी सी के, ए बी बटे में बी सी के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि संगत भुजाएं हैं। अब यहाँ से देखिए हम क्या करें, यहाँ पे ए बी को इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यह हो जाएगा ए पी बटे में ए बी, ए पी बटे में ए बी बराबर पी क्यू को इधर भेज दें तो यह हो जाएगा पी क्यू बटे में बी सी के, पी क्यू बटे में बी सी के, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखिए ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को यहाँ पे ए बी को हम लिख सकते हैं, देखिए ए बी क्या है, ए बी होगा आपका ए पी प्लस पी बी, इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। ए बी यहाँ से यहाँ तक पूरा ए बी है तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, देखिए इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसके स्थान पर ए पी बटे में आपका हो जाएगा ए पी और प्लस ए बी, ए पी प्लस ए बी बराबर पी क्यू बटे में बी सी, पी क्यू बटे में बी सी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अगर इसको अलग अलग करें यानी ए पी बटे में ए पी प्लस ए बी, ए पी बटे में पी बी करें तो यह वाला भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ से यह कटेगा तो इसके स्थान पे बचेगा 1। देखिए जब इसको अलग अलग इस टाइप से लिख लेंगे कि ए पी बटे में ए पी और प्लस ए पी बटे में ए बी, तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, आप जानते हैं इस बात को। तो जब यह कट जाएगा, ठीक है, जब यह कट जाएगा तो इसके स्थान पे क्या आया 1, और प्लस यहाँ पे बचा ए पी बटे में ए बी, ए पी बटे में ए बी। और यहाँ पे देखिए आपको इसका अनुपात दिया हुआ है, पी क्यू अनुपात बी सी यहाँ पे दिया हुआ है 1/3, क्या दिया हुआ है 1/3। अब जब 1/3 दिया हुआ है तो 1 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। जब 1 का पक्षांतर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1/3 और माइनस में 1। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। इसका पक्षांतर हमने कर दिया तो इधर प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाता है, ठीक है ना, इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और गुणा हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से अब यहाँ से इसका पक्षांतर करेंगे और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 × 3। अब यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो यह हो जाएगा -2/3, ठीक है। क्या हो गया जाएगा यह -2/3। तो यहाँ से देखिए आपको अब किसका मान आया, ए पी बटे में ए बी का मान आया, ए पी बटे में ए बी का मान आया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें ए पी का मान तो आ गया, ए पी का मान आया 2, ठीक है, और हमें किसका चाहिए, पी बी का मान, ठीक है। तो यहाँ से अब अनुपात निकालते हैं। यहाँ से देखिए पी बी का मान अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, इसको निकालते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ से एक स्टेप थोड़ा सा गलत हो गया है तो उसको इरेज करके फिर से कर देते हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कुछ स्टेप्स गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो सिद्ध करना है उससे हम लोग दूसरी दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा उल्टा कर देना है इसको क्या कर देंगे, यहाँ से ये वाली लाइन देखिए, यहाँ पे क्या करना है, इसका उल्टा कर देना, यानी यहाँ पे अंश के स्थान पे हर और हर के स्थान पे अंश को कर देना है। देखिए उल्टा कर देना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए
यहाँ की लाइन को देखिए, यहाँ पे इसको उल्टा करना है, यानी यह वाली लाइन ऊपर, वैसे ही इधर भी उल्टा कर देंगे। तो जब यह उल्टा करेंगे तो देखिए यह क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस, यह हो जाएगा 1 प्लस, उल्टा मतलब यह ऊपर चला जाएगा, यानी ए बी बटे में ए पी हो जाएगा, यह ए बी बटे में ए पी, ठीक है। और यह आपका हो जाएगा बी सी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में पी क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी सी और पी क्यू का अनुपात, तो यहाँ पे बी सी का मान क्या है, देखिए जो बी सी का मान 3 है, पी क्यू का मान 1 है, यानी इसके स्थान पे अब हम क्या लिख लेंगे 3 बटे में 1, ठीक है। अब यानी 3 बटे में 1 मतलब क्या हुआ 3 ही हुआ। अब यहाँ से देखिए ए बी बटे में ए पी निकालेंगे, ए बी बटे में ए पी बराबर 3 और इस 1 का पक्षांतर करेंगे तो 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी ए बी बटे में ए पी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपको मान किसका चाहिए, ए पी और पी बी का मान चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी ए पी, यहाँ पे क्या हो गया देखिए उल्टा करेंगे तो यह आपका हो गया ए बी बटे में ए पी, ठीक है 2 हो गया। अब इसी का, अब यहाँ पे फिर इसको उल्टा कर दे, उल्टा मतलब इसको ऊपर कर दे, इसको नीचे कर दे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी ए पी और ए बी का जो अनुपात होगा, ठीक है ना, वह क्या हो जाएगा, यह 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। जब देखिए जब इधर का उल्टा करेंगे तो इधर का भी करना पड़ेगा, तो यह आपका हो जाएगा ए पी और ए बी का अनुपात आपसे यहाँ पे प्रश्न में पूछा हुआ है, तो वह हो जाएगा आपका 1:2। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए अब कौन से ऑप्शन में यह 1:2, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका 1:2 आया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 1:2, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ प्रश्न पे यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं, यानी कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर ऐसे हैं न्यू शिक्षा नीति के लागू होने के बाद से बहुत सारे चैप्टर कट कर दिए गए हैं या बहुत सारे टॉपिक कट कर दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों में उस पर स्टार लगा हुआ है। लेकिन हम सभी प्रश्नों को हल कर लेते, हो सकता है कि उसमें से अगर कुछ प्रश्न आ गए तो आपको कठिनाई ना हो, इसलिए सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी की माप होगी। फर्स्ट ऑप्शन 120, सेकेंड ऑप्शन 90, थर्ड ऑप्शन 60 और फोर्थ ऑप्शन 45। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं और नाम रख लेते हैं इसका, देखिए ए बी सी। अब यहाँ पे इन भुजाओं को दिखा देते हैं, तो देखिए यह आपका ए सी, यह आपका 12 हो गया, ठीक है। यह आपका ए बी यानी यह 6√3 हो गया, ठीक है। और यह आपका बी सी यानी यह 6 हो गया। अब हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि यह जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है और यह उसके ट्रिपलेट है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट यह है। तो यहाँ पे जो कर्ण होगा, यानी कर्ण क्या होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा 12 है, यानी जो कर्ण होता है कर्ण का वर्ग जो है अन्य जो 2 शेष भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी अगर यहाँ पे ए सी का जो वर्ग होगा वह ए बी के वर्ग प्लस ए सी के वर्ग के सम के बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने की भुजा जो है क्या होती है, वह समकोण होती है, यानी वह 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यह मान कर कि यह जितनी भी संख्याएं दी गई हैं यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान क्या है 12, 12 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है 6√3 तो उसका स्क्वायर, प्लस बी सी का मान क्या है, बी सी का मान है 6 तो 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो यह स्क्वायर होगा 6 का भी होगा √3 का, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और √3 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यानी 36 × 3 तो हो जाएगा 3 × 6 = 18 के 8, 3 × 3 = 9 और 1 × 10 108 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ देंगे तो 144 बराबर 108 और 36 जुड़ेगा तो 144, यानी दोनों बराबर आ गए। तो हम यह कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा यानी ए सी, इसका नंबर देखिए 12 है, सबसे बड़ी भुजा है। और इसके सामने का जो कोण होता है वह समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कोण बी का जो मान हुआ वह 90 डिग्री हुआ और यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कौन से ऑप्शन में 90 डिग्री आया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका 90 डिग्री आया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। फर्स्ट ऑप्शन
5:4, 4:5, 3:5, 16:9। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए दो हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, एक है ABC और एक त्रिभुज हमने बनाया PQR। संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजाओं के वर्गों के। तो अब यहाँ पे देखिए अनुपात का मतलब क्या हुआ, बटे। यहाँ पे संगत भुजा हम मान लेते हैं, चलिए AB और बटे में यहाँ पे संगत भुजा क्या हो जाएगी, PQ। इनका वर्ग बराबर होगा 16/25 के। अब यहाँ पे देखिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी AB/PQ बराबर हो जाएगा, इसको रूट में रख लेंगे, यानी 16/25। 16 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है, यानी 4/5, यानी 4:5। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका आया हुआ है 4:5, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। चित्र में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 2 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो BAD और कोण CAD का अनुपात होगा। यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम यह दिखा दें, देखिए यहाँ पे यह दिखा दें कि जो AB है, ठीक है ना, AB बटे में AC, AB बटे में AC यह बराबर हो जाए BD बटे में CD के, BD बटे में DC के। अगर यह दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हम यह कह सकते हैं कि जो AD है, ठीक है ना, इस कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में काटता है। तो अब यहाँ पे इसके मान को रखते हैं। देखिए AB बटे में AC, AB का मान देखिए क्या है, 3। ठीक है, AB का मान क्या है, 3। AC का मान क्या है, 6। 3/6। चलिए BD का मान है आपका 2 और यहाँ पे DC का मान है 4। यहाँ पे कट करते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 बराबर 1/2, दोनों बराबर आ गए। जब यह दोनों बराबर आ गए तो हम यह कह सकते हैं कि जो AD है वह कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। जब कोण A को दो बराबर भागों में बांटता है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण BAD यह बराबर होगा कोण CAD के, यानी यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अनुपात क्या हो जाएगा। आपको BAD और CAD का अनुपात पूछा हुआ है। दोनों पक्षों में हम 1 से भाग दे दें, दोनों पक्षों में CAD से भाग दे दें, तो इसमें भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, कोण BAD बटे में कोण CAD, और इधर जब भाग देंगे तो यह आ जाएगा 1। ठीक है ना, क्योंकि CAD में CAD से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 के बटे में 1 वैसे भी रहता है, तो यह अनुपात हो जाएगा 1:1, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में आया हुआ 1:1, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका आया हुआ, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। साइन 31 अंश बटे में कॉस 59 अंश का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन -1, सेकेंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 1 और फोर्थ ऑप्शन 2। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे अंश वाले में साइन 31 अंश लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 अंश माइनस 59 अंश, 90 अंश माइनस 59 अंश। देखिए 90 में से 59 जाएगा तो आप जानते हैं कि 31 ही आएगा। 90 में से 59 को जब माइनस करेंगे तो 31 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या ले, साइन 31 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 59, क्योंकि माइनस करने पर 31 ही आएगा, और बटे में यह हो जाएगा कॉस 59। ठीक है ना, कॉस 59 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब कॉस 59 अंश हो गया, आप जानते हैं कि साइन 90 अंश माइनस थीटा, यह थीटा का मान है, वह होता है कॉस थीटा, यह सूत्र होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे 59 अंश, तो कॉस 59 अंश बटे में कॉस 59 अंश, यह दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका, ऑप्शन नंबर सी में आपका 1 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपका है, चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अनुमान कोण की माप होगी। फर्स्ट ऑप्शन 30 अंश 45 अंश, सेकेंड ऑप्शन 45 30, थर्ड ऑप्शन 45 60 और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न को हल करना हो, यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है, तो देखिए यह आपका क्या है, ज़मीन है, ज़मीन का जो सरफेस है वह है। यहाँ पे आप इसके
क्षैतिज में एक रेखा डाल लीजिए, देखिए इस टाइप से, ठीक है ना। अब डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए अवनमन कोण बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए जब यह कोण यहाँ से यहाँ तक का यह कोण 45 अंश है और यह दोनों जो लाइनें हैं एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है ना। यह लाइन और ऊपर वाली यह लाइन, यह दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो यहाँ का जो कोण होगा और यहाँ का जो कोण होगा वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण होगा। तो यहाँ पे 45 अंश का बन रहा है, तो यहाँ पे भी 45 अंश का कोण बनेगा। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए जब यह क्षैतिज रेखा है तो यहाँ पे पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का 90 अंश का होगा, ठीक है ना, समकोण होगा ना, इसके सापेक्ष देखिए, तो यह 90 अंश का कोण होगा पूरा। अब 90 में से यहाँ से यहाँ तक का 60 है, तो यहाँ का कोण क्या हो जाएगा, यहाँ का 30 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या कर रहा है, ए तथा बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर, तो ए से जब देखा गया, देखिए ए से देखा गया 45 अंश का कोण बना, पी से देखा गया तो 30 अंश का कोण बना, यानी आपका आंसर हो जाएगा 45 अंश, 30 अंश। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका आया हुआ है 45 अंश और 30 अंश, तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, यदि एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 2 मात्रक, सेकेंड ऑप्शन पाई मात्रक, थर्ड ऑप्शन 4 मात्रक, फोर्थ ऑप्शन 7 मात्रक। चलिए समझते हैं इसको। एक वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है जब दोनों संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या होगी, क्या होगी यह बताना है। तो देखिए यहाँ पे पाई से पाई कट गया, यह क्या हो गया 2r बराबर, यहाँ पे देखिए आपका क्या है आर स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख देंगे r गुणे r, एक r से एक r क्या हो गया कट गया, यानी r का मान क्या आ गया, यानी r क्या है त्रिज्या है, r बराबर 2 मात्रक, r बराबर 2 मात्रक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले ये ऑप्शन में आपका आया हुआ है r बराबर 2 मात्रक, तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16, एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएँ 9 गुणे 8 गुणे 2 मीटर की हैं को पिघलाकर 2 मीटर के घन बनाए गए, इस प्रकार बने घनों की संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकंड ऑप्शन 12, थर्ड ऑप्शन 16 और फोर्थ ऑप्शन 24। तो देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे कि एक को पिघलाकर दूसरा बनाया जाता है तो दोनों का जो आयतन होता है वो आपस में बराबर होता है। यहाँ पे घनाभ की विमाएँ दी गई हैं, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। अब उसको पिघलाकर 2 मीटर का घन बनाया गया, 2 मीटर के घन बनाया गया, इस प्रकार बने घन की संख्या बतानी है। तो देखिए यह जो घन है, घन की भुजा दी गई है। अब यहाँ पे यह घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पे उस तीनों का मान दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यू, क्या होता है सूत्र, भुजा का क्यू, भुजा पे पावर 3 घन के आयतन का सूत्र होता है। अब यहाँ पे जो घनाभ का आयतन उसमें घन के आयतन से भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए घन का आयतन यहाँ पे दिया हुआ है सभी नंबर, घनाभ का या भुजा है 2, भुजा का क्यू यानी 2 को 3 बार लिख लेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, यह कटेगा तो यहाँ पे 8 कट गया, 9 और 2 बच्चे, 9 और 2 का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 18 या क्या हो जाएगा आपका, नहीं संख्या पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, तो यह आपका हो जाएगा 18 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट होगा। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यहाँ पे आपको यह सारणी दी गई है और इसका माध्य बताना है। फर्स्ट ऑप्शन 20, सेकेंड ऑप्शन 20.5, थर्ड ऑप्शन 21.5 और फोर्थ ऑप्शन 22। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके एक एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख लेते हैं 0 से 10, ठीक है ना, फिर आपका है 10 से 20, फिर आपका है 20 से 30, फिर आपका है 30 से 40 और फिर है 40 से 50, यह दिया हुआ है। अब इसका मध्य पद निकालते हैं, जिसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। मध्य पद कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 होगा, 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 20 और 10 30, 30 में 2 से भाग देंगे तो 15, 30 20 50, 25 हो जाएगा, 40 30 70 35 हो जाएगा और 50 और 40 90 45 हो जाएगा। यहाँ से अब बारंबारता लिख लेंगे, जिससे यफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, बारंबारता यफ से। तो अब यहाँ से यफ का मान निकालेंगे। यफ का मान आपका दिया हुआ है, क्या है 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 1 है। यहाँ से यफ यक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी यफ गुणे यक्स, ठीक है। तो देखिए 5 और 4 का गुणा होगा तो हो जाएगा 20, 15 और 5 का गुणा होगा तो 15 25 हो जाएगा 75,
25 का 6 में गुणा होगा तो 25 छक्का होता है 150, ठीक है। 35 में 4 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका 4 पचे 20, ठीक है ना, और 4 तिहाई 12 दूध 14, 140 हो जाएगा। और 45 में 1 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा 45। अब सभी को जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान इसको बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स। तो यानी इन सभी को जोड़ना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, 5 5 10 के 0, ठीक है, एक हासिल, 7 2 9 और एक हासिल 10, 5 15 15 और 15 और 4 19 19 और 4 23, 23 के 3 2 हासिल, 1 1 2 और 2 4, 430 हो गया। यहाँ पे सिग्मा एफ का मान निकालते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 15 15 और 4 19 1 20 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 20। अब आपका सूत्र होता है माध्य बराबर, देखिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का बताते हैं। देखिए एफ एक्स का मान आया 430 और एफ का मान है 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 430 बटे में 20, यह माध्य का सूत्र होता है। यानी माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का मान 430 और सिग्मा एफ का मान 20। यहाँ से कट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 10 2 पचे 10 यानी 21.5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका आया हुआ 21.5। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है। यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 हैं तो माध्यिका होगी। फर्स्ट ऑप्शन 22, सेकंड ऑप्शन 23.5, थर्ड ऑप्शन 24 और फोर्थ ऑप्शन 24.5। देखिए यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि हर मॉडल पेपर में पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। आइए इसके सूत्र को समझते हैं। सूत्र होता है आपका बहुलक बराबर, क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक या माध्यिका, 3 गुणे माध्यक या माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, यह आपका सूत्र होता है। सभी मानों को रख लीजिए। बहुलक का मान देखिए यहाँ पे बोला हुआ है, पहले क्या बोला हुआ है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य 28 है और बहुलक आपका 16 है। तो बहुलक के स्थान पे बहुलक का मान रख लेते हैं 16 बराबर 3 गुणे माध्य। चलिए माध्यक को साल्ट में लिख देते हैं, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का मान है 28, तो 2 गुणे 28। अब देखिए 16 आप 28 दूनी क्या हो जाएगा 56, ठीक है, बराबर 3 गुणे माध्यक, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए 6 और 6 12 के 2, 5 और 1 6 और 1 हासिल 7, 72 हो गया। अब माध्यक का मान निकालना है तो 3 को इधर भेज देंगे, बटे में आ जाएगा बराबर माध्यक या माध्यिका, ठीक है। 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी माध्यक का मान आ गया 24। यह क्या आ गया, माध्यिका या माध्यक, यही आपकी माध्यिका हो गई या माध्यक हो गया, बात एक ही है, ठीक है ना। माध्यिका या माध्यक एक ही होता है। तो माध्यिका आपका आ गया 24। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 24 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका 24 आया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक होगा, ठीक है ना। आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, बहुलक आपसे पूछ रहा है कि किस बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। यानी बहुलक का मतलब कि आपसे बहुलक वर्ग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी का जो वर्ग अंतराल होता है वही बहुलक वर्ग होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बारंबारता 8 सबसे अधिक है और इसका जो वर्ग अंतराल है 3 से 5, और इसको हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग। क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 से 5, यानी ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 3 और 5 उपस्थित है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 5। अगला प्रश्न और बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30 और 10 से 20। तो आइए इसका माध्यिका वर्ग निकालते हैं। माध्यिका वर्ग जानने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है संचयी बारंबारता की। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी को लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे है आपका 0 से 10, फिर आपका है 10 से 20, ठीक है, 10 से 20, फिर आपका है 20 से 30, ठीक है, फिर 30 से 40 और 40 से 50, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बारंबारता दिया गया है 4, 5, 13, 20 और 8, यह दिया हुआ है। अब यहाँ से संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकालते हैं। बारंबारता का जो पहला मान होता है वही होता है, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, फिर इसमें इसको जोड़ते हैं 9 और 13, यह क्या हो जाएगा आपका 9 3 12 और 1 और 1 2 22, 22 और 20 क्या हो जाएगा आपका 42, 42 और 8 आपका हो जाएगा 50, ठीक है।
यहाँ से इसका मान ज्ञात करते हैं। देखिए ये जो बारंबारता है उसका मान जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 और 8 28, 28 और 13 41, 41 और 5 और 4 9, यानी इसका मान आ जाएगा, यन से रिप्रेजेंट करते हैं, यह आ जाएगा 50। यानी संचयी बारंबारता का अंतिम मान और यहाँ पे बारंबारता को जोड़ने पर दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। यहाँ से हम लोग निकालते हैं n/2 का मान, यानी 2 से भाग दे देंगे तो n/2 का मान आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो 25 आएगा। अब देखेंगे कि संचयी बारंबारता में 25 या तो 2500 या उसके जस्ट बड़ा मान कौन सा है उसके नज़दीक में, उससे जस्ट बड़ा, छोटा नहीं होना चाहिए, तो उससे जस्ट बड़ा आप देख रहे हैं कि 42 है। अब इस लाइन की जो बारंबारता होगी वही आपका माध्यिका वर्ग कहलाएगा। यानी इस लाइन की बारंबारता, तो आपकी बारंबारता आपको क्या पूछ रहा है, माध्यिका वर्ग पूछ रहा है, तो इस लाइन का जो वर्ग अंतराल होगा वही माध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे 42 की लाइन में आप देख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 1 2 3 4, यानी 30 और 40, ठीक है ना। यह आपका हो जाएगा माध्यिका वर्ग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं कि 30 से 40 आपका आया हुआ, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अगर बहुत डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो प्रत्येक चैप्टर को मैं इस चैनल पर कंप्लीट करवाया हुआ हूँ, यानी चैप्टर 1 से लेकर, ठीक है, चैप्टर 14 तक, यानी सभी चैप्टर 1 से लेकर 14 तक सभी चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। प्रत्येक चैप्टर की एक एक प्रश्नावली के एक एक प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। उन सभी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उसको अगले पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको केवल पेपर कोड ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट में यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे, जिसमें सभी अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें, अधिक से अधिक नहीं तो कम से कम 2-4 दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।